Assalamualaikum dear students, welcome back to Alhamd Coaching Academy. Dear students, आज का जो टॉपिक है वो है लिटरेचर प्रिंसिपल। अगर आप नेशनल इंडिकेट या ईटा के लिए देख रहे हैं तो जस्ट आप स्क्रीनशॉट लिया करें और मेरी बातों को अपने नोटबुक में नोट किया करें। और अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। मेरे कंप्लीट लेक्चर में नोट्स, एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स सब कुछ बताऊंगा। सो लिटरेचर प्रिंसिपल को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो लिटरेचर प्रिंसिपल है, कुछ लोग इसको लिटरेचर, कुछ लोग इसको लिटरेचर बोलते हैं, लेकिन मैं इसको लिटरेचर प्रिंसिपल बोलता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर प्रिंसिपल जो था ये एक फ्रेंच केमिस्ट हेनरी लिटरेचर ने दिया था। और कब दिया था? ये उन्होंने 1884 में ये दिया था। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। 1884 में उन्होंने दिया हुआ था। स्टूडेंट, आपके पास एक रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास ए है, बी के साथ मिलता है तो इस रिजल्ट क्या बनता है? C+D बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, थोड़ी टाइम बाद इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। लिटरेचर प्रिंसिपल हम पढ़ते भी केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो थोड़ी टाइम बाद क्या इस्टेब्लिश होगा? केमिकल मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। अब जब एक मर्तबा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, अब आपने शरारत शुरू किया। आपने कैसे शरारत शुरू किया? आपने ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, जो इक्विलिब्रियम पर था आपने उससे ज्यादा मिलाया, यानी आपने ए को ज्यादा ऐड करना शुरू कर दिया। यानी यू वांट टू चेंज एनी चेंज एटा इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे हैं। अच्छा, ये रिएक्शन कंडीशन भी होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्शन कंडीशन। मेरा मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन होता है वो कुछ कंडीशंस पे होता है, तो यहां पर आपके पास क्या है? रिएक्शन कंडीशन भी है। तो रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर आता है, रिएक्शन कंडीशन में प्रेशर आता है, रिएक्शन कंडीशन भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, या आप रिएक्शन कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, अगर एक मर्तबा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रेजिस्टेंस शो करता है टू मिनिमाइज दैट चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड लिटरेचर प्रिंसिपल। क्योंकि जब मैं आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने कहा था कि जो स्टेबल स्टेट होता है एक केमिकल रिएक्शन का, स्टेबल स्टेट फॉर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, स्टेबल स्टेट जो होता है एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए, वो स्टेबल स्टेट ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि वो अपने आप को हमेशा के लिए किस चीज पे रखता है? अपने आप को हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम पे रखता है। अपने आप को हमेशा के लिए कहां रखता है? इक्विलिब्रियम पे रखता है। ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम पर फॉर एग्जांपल ए का कोई कंसंट्रेशन है 50 और आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका कंसंट्रेशन 50 है, आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए 20 और भी ऐड किया तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड लिटरेचर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर प्रिंसिपल, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये आपके सामने इसकी हिस्ट्री है। मैंने आपको उसका मेन कंसेप्ट दिया है। लिटरेचर प्रिंसिपल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, pressure and temperature on a reversible system or reversible reaction or whenever reaction is at equilibrium। यानी आपके पास एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, उस पर आपने रिएक्शन कंडीशंस चेंज किए, रिएक्शन कंडीशन आई मीन प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करवाया, या आपने वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज करवाया, तो उसको ये क्या करता है? उस इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है। कौन डिस्क्राइब करता है? लिटरेचर प्रिंसिपल। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो, इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर, द सिस्टम adjust itself in such a way that the effect of these change can be neglected or minimized। यानी आपने जो ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया था, कितना बढ़ाया था? 20 किया था। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। ये जो आपने 20 कंसंट्रेशन ज्यादा किया था ना, इस ज्यादा कंसंट्रेशन को वो कम करने की हर कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड लिटरेचर प्रिंसिपल। इसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेचर प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स निकालें और अपने नोट्स में एक साइड पर इस तरह से लाइन लगा लें। ठीक है, अगर आप इंटी टेस्ट के लिए देख रहे हैं तो पहले आप यहां पर लिख लें इफेक्ट्स ऑफ concentration
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पहला। दूसरा जो भी आएगा उसके साथ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट। तो आप अपने सामने इस तरह से एक लिस्ट बनाएं। अगर आप इंट्री टेस्ट के लिए देख रहे हैं ना, अगर आप वैसे पेपर के लिए देख रहे हैं तो पहला हेडिंग आपका होगा इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर आप इंट्री टेस्ट के लिए देख रहे हैं तो अपने लिए इस तरह से छोटा सा एक टेबल बनाएं और फिर उस टेबल को देखें तो आपके सारे पॉइंट्स माइंड में आएंगे। ठीक है, फिर पूरा आपको लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा जी, अब यहां पर आप जरा सा देखें, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। यहां पर है Z मिलता है किसके साथ, मिलता है E के साथ, और एज ए रिजल्ट क्या बनता है, एज ए रिजल्ट बनता है ZE, यानी आपके पास Z जो है वो Z के साथ मिलता है, एज ए रिजल्ट ZE बनता है, और साथ में क्या बनता है, साथ में D बनता है, और ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सुनिएगा। अब अगर मैं ऐसे कर लूं कि मैं कहीं पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहूं, क्या करना चाहूं, रिएक्टेंट यानी Z या E का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहूं, तो जब यानी यहां पर रिएक्टेंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल 20 है, 50 है, एक का 50 है, दूसरे का 20 है, Z का 50 है और E का कितना है, 20 है। अब मैंने यहां पर Z को 8 करवाया। जैसे मैं Z को 8 करवाऊंगा ना, यानी मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जैसे ही बढ़ाऊंगा ना, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। फॉरवर्ड इसलिए आएगा क्योंकि रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पर एक खास कंसंट्रेशन है, और उसी कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होकर स्टेबल होता है। ठीक है, an increase in the concentration of any substance favor the reaction in which it is used up. This is in opposite direction. यानी आपने क्या किया, इसको यहां समझे। थोड़ा सा मुश्किल मैंने लिखा है लेकिन आप समझे। यानी आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अगर आप रिएक्टेंट ऐड करना चाहेंगे ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वो कम करेगा। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करना चाहेंगे ना तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। एक बात तो ये हो गई, एडिशन की बात हो गई, यानी अगर आप रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन आएगा फॉरवर्ड, अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, क्योंकि फिर वो फॉरवर्ड के कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप यहां से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो भी रिएक्शन कैसे आएगा, फॉरवर्ड आएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है ना प्रोडक्ट का, उससे तो आप उस कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट। और जब आप प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट कम होगा, और चूंकि इक्विलिब्रियम पर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये रिएक्शन और भी कैसे आएगा, फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, अच्छा, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द मोर प्रोडक्ट, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। आपके सामने सेंटेंस है, कितना आसान है। अच्छा, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज इट्स continuous removal is essential to get the greater formation। अब बात को सुनो। यहां पर मैंने क्या कहा, यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब यहां पर दिस दैट इज इट्स कंटिन्यूस रिमूवल इज एसेंशियल फॉर इट्स ग्रेटर फॉर्मेशन। अब एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मुझे ZE और D, यानी मुझे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा चाहिए, अब मैं तो एक काम करूंगा, यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा ऐड करूंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब रिएक्टेंट है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं यहां से प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिमूव करूंगा इक्विलिब्रियम के बाद। चूंकि जब मैं यहां से प्रोडक्ट को रिमूव करूंगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इधर कम होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा इन ऑर्डर टू गेट इक्विलिब्रियम अगेन, और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और फिर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आएगा। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपको कम रिएक्टेंट पर ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो आप एक चालाकी करें, आप प्रोडक्ट को रिमूव करना शुरू करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर दोबारा लाना चाहेगा, वो इक्विलिब्रियम वाला अमाउंट जो प्रोडक्ट का था वही दोबारा से लाना चाहेगा। आप चालाकी करते होंगे, प्रोडक्ट को निकाल रहे होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में आता रहेगा और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ चुकी है बात। चलो जी आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ द प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर आपने वॉल्यूम के टर्म में डिस्कस करना है। किस चीज़ का टर्म में आपने डिस्कस करना है, वॉल्यूम के टर्म में। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास रिएक्टेंट है
ए। ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बी में। किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में बी में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब यहां पर इसके जितने भी मोल हैं, मैंने इसको एन ए कहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, और मैंने यहां पर इसको कहा एन बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, टू द नंबर ऑफ मोल। ठीक हो गया, टू द नंबर ऑफ मोल। यानी मतलब ये है कि अगर एन ए यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी ए ज्यादा थे किससे? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी से, तो आप ये समझेंगे कि वॉल्यूम जो है वो किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। क्या है? वॉल्यूम जो है वो ए का ज्यादा है। और यहीं पर हम वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। किस चीज का इफेक्ट डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला देखें, एन हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर द रिएक्शन इन विच देयर इज अ डिक्रीज इन अ वॉल्यूम आर। सुनो, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट अगर कम है और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सो हाई प्रेशर फेवर द रिएक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। यानी इस तरह से हुआ, सुनो बात को गौर से सुनना, इस तरह से हुआ कि यहां पर ए के 2 मोल थे। ए के कितने मोल थे? 2 मोल, और बी का जो था वो था 1 मोल। अब आपने प्रेशर को हाई किया, सो सुनो, हाई प्रेशर फेवर द रिएक्शन इन विच देयर इज अ डिक्रीज इन अ वॉल्यूम। यानी आपने क्या किया? रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम कम है। अब आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, यानी रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो। आसान बता दिया, जहां वॉल्यूम कम हो, तो आप आसान भी लिख सकते हैं कि फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर मोर while the number of mole of product are less. Yani means volume of reactant is more while the volume of product is less. So high pressure will favor the forward reaction, will favor the reaction in the forward direction. समझ आ चुकी है बात? चलो जी आगे चलते हैं। Low pressure favorable for the reaction in which there is an increase in a volume. अब सुनो, यानी आपके पास यहां पर नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल क्या है? 2 है, एक ही, और यहां नंबर ऑफ मोल जो बी के हैं वो कितने हैं? 1 है। अब आपने प्रेशर को लो किया, लो किया, तो ये पता है आपको, ये फेवर करेगा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये फेवर करेगा रिएक्शन को किस चीज़ में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो थे वो कम थे और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा थे। यहाँ पर तो मैंने उल्टा किया है, यहाँ पर तो मैंने उल्टा समझाया है। चलो ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो है वो 1 है, जबकि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो है वो क्या है? 2 है। तो ये इक्वेशन इस पर फिट आएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है, यानी इसका वॉल्यूम कम है। तो जैसे आप प्रेशर को कम करेंगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में इधर भागेगा, यानी आसान अल्फाजों में कि अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां वॉल्यूम ज़्यादा हो, इसको अपने साथ नोट करें, समझ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री की कोई ज़बान नहीं है। मैं आज मान रहा हूँ मैंने मुश्किल अल्फाज लिखे हैं, मेरे स्लाइड बहुत मुश्किल है। एमडीकेट के स्टूडेंट इससे मजा लेंगे, एफईसी का स्टूडेंट इस चीज़ पे थोड़ा सा बोर होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ और बताता चला जाऊँ, केमिस्ट्री की कोई ज़बान नहीं है। केमिस्ट्री आप जैसे भी पढ़ते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज़ पर चलते हैं। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ मोल इज 1, रिएक्टेंट क्या 1 है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट की भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। whenever, MCQ सुनिएगा, whenever the number of mole of reactant and number of mole of product in a reversible reaction at equilibrium equal, what will be the effect of pressure? There will be no effect of pressure. There will be no effect of pressure. MCQs के लिए नोट करो, no effect of pressure. MCQs के लिए नोट करो, शाबाश। MCQs के लिए नोट करो, no effect of pressure, यानी प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। no effect of pressure, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों साइड पर वॉल्यूम इक्वल है। अगर आप बढ़ाएंगे या आप घटाएंगे तो दोनों साइड पर इक्वल है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लीज़ इस MCQs को अपने साथ नोट कीजिएगा, आपसे MTKT में पूछा जाता है। अगले पर चलते हैं। अच्छा, इस हियर ये जो NR है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट है। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप पर इसको पढ़ लें। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, वो जो आपने एक लाइन ड्रा किया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन उसमें वो किया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर अभी पढ़ रहे हैं। तो अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर वॉल्यूम कम हो। अगर आप प्रेशर घटाएंगे, कम करेंगे, तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर वॉल्यूम ज़्यादा हो। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है जब नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम दोनों साइड पर इक्वल। बस कितना आसान है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। अच्छा, आप एक और चीज़, आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। कितना आसान है ना? मेरे साथ रहिएगा। चलो जी, चलते हैं आगे। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर भी बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो मेरे पास रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में? प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होते हैं। अब सुनो, ये जो रिएक्टेंट ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो रिलीज़ हो रही थी। बात को गौर से सुनो, यहाँ पर एनर्जी क्या थी? एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गौर करना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नीचे आ जाओ। और ये जब रिवर्स में आता है, रिवर्स में, तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम प्लस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने यहाँ पर डिसाइड करना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स सुनो बात को गौर से सुनो। मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक है। वो खुद हीट रिलीज कर रहा है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये खुद भी दे रहा है, एक तो बढ़ रहा है, एक मैं भी दे रहा हूं, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा? नो सर। अच्छा, अगली बात सुनो, यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये टेम्परेचर ले रहा है, खुद एनर्जी ले रहा है। तो अगर मैं भी टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन को, यहाँ बी को तोड़ने के लिए टेम्परेचर चाहिए, बी को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंडोथर्मिक है। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, मैं इसको हीट दे रहा हूँ। अगर मैं इसको एनर्जी और हीट दे रहा हूँ तो इट मीन्स कि बी आसानी से टूटेगा और वो ए में कन्वर्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। ये जरूरी नहीं है फॉरवर्ड में एंडो होगा, रिवर्स में एक्सो होगा, या फॉरवर्ड में एक्सो होगा, रिवर्स में एंडो होगा। ये वहां रिएक्शन को आपने देखना है। एमसीक्यूज के अंदर आपने रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, कौन से डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। तो आप चीज सुनो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिस डायरेक्शन में भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वहां टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। यानी रिएक्शन यहां क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड में चाहते हैं, अगर आप इसको फॉरवर्ड में ले जाना चाहते हैं, तो अपने टेम्परेचर को कम करना है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। हाँ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है? एंडोथर्मिक है। तो आप अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लाना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये एक्सोथर्मिक की तरफ नहीं जाएगा, ये एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। यानी बाय द इंक्रीज इन अ टेम्परेचर द प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी मोर। इस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि अ रिएक्शन एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। अ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन अ रिवर्स डायरेक्शन by increasing the concentration of reactant. What will we do with the temperature? Temperature will be increased or decreased? The temperature will be ultimately increased. Increase in a temperature will favor the more concentration of the reactant. सही है जी। यानी आपसे पूछा गया है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ये एंडोथर्मिक है, हमें ज्यादा कंसंट्रेशन ए का चाहिए, हम टेम्परेचर का क्या करें? इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, रिमेन कांस्टेंट करें? तो आपका आसान आंसर है आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो आपके पास कंसंट्रेशन ए का ज्यादा आएगा। अगर पूछा गया है कि हमें कंसंट्रेशन बी का ज्यादा चाहिए, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, हम टेम्परेचर का क्या करें? तो आप टेम्परेचर को कम करें,
समझ आ रही है बात? तो ये है आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट। तो जी सुनो, इंक्रीज इन द टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक अगर फॉरवर्ड में हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और डिक्रीज इन द टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपका रिएक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें, ये बात है इसमें। सही है जी। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द ले शैल्टियर प्रिंसिपल। ले शैल्टियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, और यही से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन से अक्सर एमसीक्यूज आएगा, अक्सर। ये जो मैंने सामने लिखा है ये एक एमसीक्यूज है, अगला एप्लीकेशन एमसीक्यूज है, अगला एप्लीकेशन एमसीक्यूज है। गौर करना स्टूडेंट्स। फॉर आइस एंड वाटर सिस्टम, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस जो है वो मिल्ट होता है, किस चीज़ में चलता है, वो चलता है वाटर, ठीक है। साथ में आपने इसको हीट देना है, ये प्लस का है, यानी ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। तो अब गौर करना, ये एमसीक्यू से पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि यहाँ पर आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, जबकि वाटर का वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे अगर हमें ज़्यादा वाटर चाहिए, अगर हमें ज़्यादा वाटर चाहिए। इफ़ यू नीड मोर वाटर यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। नोट करो, इफ यू नीड more water you have to increase the pressure, and if you need more water you have to increase the temperature also, because this reaction is endothermic in a forward direction toward the water। यानी आइस को जब भी पानी में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर देना होगा। तो अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपने प्रेशर को भी बढ़ाना है। एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें, यही पॉइंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सर आप तो ऑप्शन नहीं क्रिएट करते हैं, हम आपको कंसेप्ट देते हैं, आप कंसेप्ट तो ले लें, एमसीक्यूज खुद जाके कर लें। ले शैल्टियर प्रिंसिपल का आपके पास हज़ारों बुक पड़े होंगे, उनसे प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर देखें, सिंस दिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड देयर इज़ अ डिक्रीज इन अ वॉल्यूम, the favorable conditions for the melting of ice, high temperature and high pressure। इसको अपने साथ नोट करें, यही एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है ऑप्शन बना के। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। वाटर सिस्टम, वाटर स्टीम सिस्टम, एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये भी आप खुद यहाँ पर एक चीज़ देख लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, सुनो, गौर करना। मुझे वाटर से बनाना है स्टीम। स्टीम चूँकि गैस होता है, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा जबकि यहाँ वॉल्यूम कम है, वाटर का वॉल्यूम कम है। अब मुझे कौन चाहिए, मुझे स्टीम चाहिए। तो मैं प्रेशर को क्या करूँगा, अगर प्रेशर को बढ़ाऊँगा, प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन कम वॉल्यूम की तरफ जाता है, मैंने तो ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ ले जाना है क्योंकि मुझे स्टीम चाहिए। तो मैं प्रेशर को यहाँ क्या करूँगा, कम करूँगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। और अगला जो है ये चूंकि एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर विल फेवर दिस रिएक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हैं, बोर्ड में आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। ले शैल्टियर प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी गैस को लिक्विड में डिज़ॉल्व करते हैं, यहाँ पर ज़रा सा आपने कोक वगैरह देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें आपने देखा होगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिज़ॉल्व होता है। अब यहाँ पर आपके पास ये वाटर्स है, ये वाटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपने गैस इसमें डिज़ॉल्व करना है। तो जैसे आप इस बात को गौर से सुनना, जैसे आप गैस को डिज़ॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो याद रखिएगा देयर विल बी अ डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ द गैस। नोट करो अपने नोट्स में नोट करो, इस हेडिंग के नीचे नोट करो कि व्हेनेवर अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड देयर विल बी अ डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अगर डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ द गैस की तरफ आप ले जाना चाहते हैं तो इट मींस कि आप प्रेशर को क्या करेंगे, आप प्रेशर को बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जब पूछा भी जाता है कि हमें गैस जो है वो डिसॉल्व करना है, किस चीज़ के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करना है, हमें प्रेशर हाई रखना है या प्रेशर लो रखना है, तो आपने प्रेशर को हाई रखना है। क्योंकि जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम होता है, और जब गैस का वॉल्यूम कम होता है तो हाई प्रेशर पर कम वॉल्यूम की तरफ एक रिएक्शन जाता है या एक रिवर्सेबल प्रोसेस जाता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को जब हम ओपन करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हुआ जाता है तो ये एकदम वो कर लेता है। समझ रहे बात को, वहाँ पर गैस बाहर निकल जाता है।
क्यों बाहर निकल जाता है? क्योंकि आप उसके ढक्कन खोल के आप प्रेशर को कम कर देते हैं, तो फिर उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज इन अ लिक्विड एट हाई प्रेशर और लो प्रेशर। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, अपने साथ नोट करें, ठीक है? क्योंकि एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज आल्सो अ फेनोमेना ऑफ डिक्रीज इन अ वॉल्यूम। नोट करें, प्लीज नोट करें इस पॉइंट को अपने साथ। और वो ये है कि व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड देयर इज अ डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, सो एन इंक्रीज इन अ प्रेशर विल फेवर द डिसॉल्यूशन ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हैंडेला भी है ये, हैंडेला भी है ये कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के साथ इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस एमसीक्यूज को अपने साथ नोट कीजिएगा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो ये कौन सी ला है? ये हैंडेला है। प्लीज़ इस एमसीक्यूज को अपने साथ नोट करें। हैंडेला आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए कि किसका स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये किसका है? ये हेनरीज ला है, ठीक है? On opening a carbonated water bottle, carbon dioxide come out as its pressure decreases. Its pressure decreases. यहाँ पर एक और बात कह देता हूँ, टेम्परेचर की क्या कहानी है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मैं वेट करूँगा, आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछना है। अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा, अगर पूछते नहीं है तो जवाब नहीं दूँगा। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? What will be the effect of temperature? टेम्परेचर तो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया, मैंने इसलिए छोड़ा है आप लोग मुझसे पूछें तो मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है? चलो जी आगे चलते हैं। और वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, लेकिन ये किस चीज़ का है? ये सॉल्युबिलिटी जो है जी, ये गैस का नहीं है। आप लोग खुश हुए होंगे कि यहाँ पर तो आ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट तो आ गया, लेकिन नहीं जी। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट तो है टेम्परेचर का, लेकिन ये गैस के सॉल्युबिलिटी पे नहीं है। आंसर नहीं देने वाला हूँ, आप लोग पूछे फिर आंसर दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है आपके पास फॉर एग्जांपल एक वाटर है, वाटर के अंदर आपने जिंदा चूना डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? इसको हम जिंदा चूना बोलते हैं। आपने इसके अंदर जिंदा चूना डाला है, तो जैसे आप इसमें चूना डालते हैं तो इससे एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है? एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसकी सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर रिलीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? रिलीज होता है। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी आप ठंडे पानी लेंगे, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी चूने का ज़्यादा होता है, क्योंकि चूने की सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और रिएक्शन यानी सॉल्युबिलिटी की, यानी आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होगी ना, तो वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ना। यानी आपके पास यहाँ जिंदा चूना है और यहाँ पर डिज़ॉल्व फॉर्म में है, डिज़ॉल्व फॉर्म में है, तो डिज़ॉल्व फॉर्म में इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, तो यानी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, जितना आप टेम्परेचर को कम करेंगे उतना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतना ये एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सोथर्मिक सब्सटेंस लाइक दिस एंड दिस आर मोर सॉल्युबल इन अ कोल्ड वाटर देन दैट ऑफ द हॉट, विच मीन्स दैट लो टेम्परेचर फेवर दिस सॉल्युबिलिटी। और कुछ आपके पास और भी रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आपने शुगर ले लिया, आपने जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज अगर आपने ले लिया है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कौन सा प्रोसेस है? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो वहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ पर आप टेम्परेचर को कम करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो एंडोथर्मिक है, वहाँ पर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो अगली बात है और वो है क्या? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन है, इसको आप खुद ऐसे कर लें, रीड कर लें। ये वॉल्यूम की भी कहानी हुई है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है NO का, वॉल्यूम इधर ज़्यादा है या वॉल्यूम इधर ज़्यादा है, तो जिस साइड पर कम वॉल्यूम होगा, हाई प्रेशर पर हम उस साइड पर जाएंगे। तो चलो जी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है?
एंडोथर्मिक है। बाकी आप इसको देख सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे होगा या लो टेम्परेचर पे होगा, आपके सामने लिखा जा चुका है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। फार्मेशन ऑफ अमोनिया, फार्मेशन ऑफ अमोनिया को भी आप देख लें और ये आप इसको खुद रीड करें। फार्मेशन ऑफ अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ फार्मेशन ऑफ अमोनिया की तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। फार्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ क्वाइट मच मोर इम्पॉर्टेंट। याद रखिएगा, अपने साथ नोट करें, फार्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, फार्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट विल बी ऑलवेज फेवर्ड एट अ लो टेम्परेचर। प्लीज़ इसको अपने साथ नोट करना है। इट विल बी ऑलवेज फेवर्ड एट अ लो टेम्परेचर। व्हाट्स अबाउट प्रेशर? यहाँ अगर आप देखें तो 3 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है, यानी रिएक्टेंट के साइड पर 4 मोल है और प्रोडक्ट के साइड पर कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। द हाई टेम्परेचर विल फेवर इन अ लो वॉल्यूम टुवर्ड द लो वॉल्यूम, टुवर्ड द लो वॉल्यूम। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर आपने प्रेशर को क्या करना है? प्रेशर को हाई रखना है और टेम्परेचर को क्या कर रखना है? लो रखना है। द मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज, आपसे बहुत बार पूछे गए एमसीक्यूज हैं। द मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड and liquid into a gas favors by the high temperature is in most cases सही है। अच्छा, melting of solid is accounted by the increase in the volume, so low pressure favor their melting while the high pressure favor their solidification। ये बातें हमने सारी की है। effect of an adding an inert gas का effect आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि inert gas का क्या effect है। स्टूडेंट बात को गौर से सुनना है। यहाँ रीड करके मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बाय एडिंग एन इनर्ट गैस either एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NO और द फॉर्मेशन ऑफ HI। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, किसके साथ मिलता है? आयोडीन के साथ मिलता है। एज ए रिजल्ट 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। वो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों साइड पर इक्वल है। वॉल्यूम दोनों साइड पर क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहें, किस चीज़ को ऐड करना चाहें? इनर्ट गैस को ऐड करना चाहें इस रिएक्शन मीडियम में, तो इनर्ट गैस के ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ ज़रा सा देखिए, व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो, there is no effect of adding an inert gas at a constant volume। गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यानी आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को देखो 2 है एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है क्या है? 1 है। यानी वॉल्यूम में डिफरेंस है। यहाँ पर तो वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर एडिशन करना चाहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो यहाँ पर इनर्ट गैस के एडिशन का इफेक्ट होगा। इनर्ट गैस के एडिशन का इफेक्ट होगा, बस तब नहीं होगा जब आपने प्रेशर को क्या रखा हो, आपने वॉल्यूम को क्या रखा हो? कांस्टेंट रखा हो। देयर विल बी नो इफेक्ट of the addition of inert gas whenever a volume is kept constant। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो जब आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस का वॉल्यूम वही है, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस का वॉल्यूम वही है। लेकिन अगर ये चीज़ मैं कांस्टेंट प्रेशर पे करूँ, तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करेंगे ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो इनर्ट गैस का इफेक्ट होगा जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम ना हो, तो फिर होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। क्योंकि जब आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से इफेक्ट आता है रिवर्सिबल रिएक्शन पर। तो बात को दोबारा से दोहरा देता हूँ, थोड़ी सी मैंने कन्फ्यूजिंग कहा कि नंबर ऑफ मोल जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हो तो इनर्ट गैस के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 चीजें याद रखो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है,
तो फिर भी अगर आप ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नोट करो अपने नोट्स में। तो मैंने कहा दो चीज़ें, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट नहीं है। एक, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं है इनर्ट गैस के एडिशन का। और दूसरा, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल ना हो और प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं है इनर्ट गैस का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब देखो, when number of mole of reactant and product are not equal at a constant pressure, an adding and inert gas in equilibrium will shift toward the side which has a more volume. That is the dissociation of ammonia. Ammonia will be favorable at a constant pressure by adding an inert gas. यहाँ देखो रिएक्टेंट का 1 मोल, रिएक्टेंट की 3 मोल, तो यहाँ पर टोटल रिएक्टेंट के मोल कितने हो गए? 4 मोल हो गए। और यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? प्रोडक्ट के मोल 2 हैं। तो अगर और प्रेशर को आपने क्या रखा है? प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को नहीं, प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है। तो पता है कि जब आप इसमें इनर्ट गैस आर्गान ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं? आर्गान। अगर आप इसमें आर्गान ऐड करेंगे इस सिस्टम को, तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स में आएगा और डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया होगा। इस बात को गौर कीजिएगा। यानी अब बात को गौर से सुनना। जब आप ऐड करेंगे ना इनर्ट गैस को, तो इनर्ट गैस भी तो वॉल्यूम कवर करता है, तो आपका पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम ऑलरेडी ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा हो। सो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको अपने साथ नोट कीजिएगा प्लीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था डिस्कशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिंसिपल। जितने भी एग्जाम्पल आज तक रिपीट हो चुके हैं, सारे एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिए। आप लोग गिला करेंगे सर आप तो एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। आज का हर एक लाइन एमसीक्यूज़ था, अगर आप लोगों ने गौर से सुना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप विजिटिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी। अल्लाह मेघाबाद।